अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आज के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके आज के दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। लेकिन इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सकें। तो आइन चलते हैं किस्त की जानिब। मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 13। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा समझती हो, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। शाबिर सुल्तान अपनी जगह से उठता वहाँ दीवार पर लगी पेंटिंग के सामने जा खड़ा हुआ था, जिसमें एक सूखे बेअबां और वीरान से इलाके का मंजर था, जहाँ एक अनापरस्त शख्स रुख मोड़े खड़ा था, जबकि एक औरत उसके कदमों में गिरी न जाने किस बात की फरियाद कर रही थी। शायद वो उसके साथ की तलबगार थी, मगर वो शख्स उसे वहीं छोड़कर जाने का इरादा रखता था। ये पेंटिंग शावीर ने ही उसके कमरे में भिजवाई थी, जिसका अनाविया को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम अनाविया से मोहब्बत नहीं करते, फिर क्यों कर रहे हो उससे ये शादी? क्या पहले इस लड़की ने कम ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की हैं जो तुम भी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो? दूसरी जानिब से वो जो कोई भी थी, अनाविया की खैर ख्वाह ही मालूम हुई थी। शादी करने के लिए मोहब्बत होना लाजिम नहीं है। शावीर ने उसकी सोच की तस्हीह की थी। तो मतलब शावीर सुल्तान अनाविया अकबर के साथ खेल खेल रहा है, उसे मोहब्बत नहीं है अनाविया अकबर से। दूसरी जानिब से फ़ौरन उसकी बात को पकड़ लिया गया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शावीर सुल्तान इनकारी हुआ था। मगर मैं फिर भी समझ गई हूँ, मलिक हवेली वालों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसे। दोबारा सवाल किया गया था। तुम जानती हो तुम भी मेरे लिए इतनी अहम नहीं हो कि मैं हर बात का जवाब दूं तुम्हें। शाबिर सुल्तान ने उस लड़की को उसकी हैसियत वाज़ह की थी। जानती हूँ, तुम्हें अपने दुश्मनों को मात देने और इक़्तिदार पाने के सिवा कोई शय अहम नहीं है। एक जीती जागती मासूम लड़की भी नहीं, जिसके जज्बात के साथ खेल कर बहुत बुरा कर रहे हो तुम। दूसरी जानिब से फिर से उसे मलामत किया गया था। शाबिर सुल्तान बहुत अच्छे से जानता है कि कब क्या ठीक करना है और क्या गलत तरीके से, और कहाँ गलत तरीके से अपना काम निकलवाना है। तुम्हें मेरी फ़िक्र में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शाबिर का लहजा तंज में डूबा हुआ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे तुम जैसे अनापरस्त और मतलबी इंसान से महफूज रखा है। दूसरी जानिब से एक और तंज का तीर फेंका गया था। अगर मैं आज इस लम्हे तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दूं, तो तुम सर के बल चलकर मेरे पास आओगी। इसलिए वो बातें मत करो जिस पर कायम ना रह सको। एनीवेज, शाबिर सुल्तान अनाविया अकबर के सिवा किसी को शादी की ऑफर नहीं कर सकता, इसलिए कोई खुशफहमी मत पालना। शाबिर इस लड़की की बोलती बंद करवाता। कॉल भी काट गया था। मोबाइल पॉकेट में रखते तो जैसे ही पलटा, अपने एन पीछे खड़ी अनाविया को देख वो पल भर के लिए साकित हुआ था। मेहंदी के येलो और ऑरेंज रंग के लहंगे में पूरी तरह से सजी संवरी शाबिर सुल्तान के दिलो दिमाग पर एक सरूर सतारी कर गई थी। उसका ये सोगवारियत भरा हुस्न, जिसमें अब गुस्से की सुर्खी भर चुकी थी, वो शाबिर सुल्तान को घायल कर रहा था। मगर वहीं अनाविया का धुआं धुआं होता चेहरा और शौकी निगाहें ये भी वाज़ह कर रही थीं कि वो उसकी और दूसरी जानिब की सारी बातें सुन चुकी है। फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ इतनी तो थी ही कि शावीर से चंद कदमों के फासले पर खड़ी अनाविया आसानी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। तो ये थी तुम्हारी हकीकत शावीर सुल्तान। मुझसे शादी करने के पीछे तुम्हारी मोहब्बत नहीं, ये मकसद था। दादी जान के अल्फाज में तुम मुझ जैसी खुद से 3 साल बड़ी और जिसके लिए यहाँ के हर फर्द के दिल में नफ़रत ही नफ़रत है, तुम भला मुझसे मोहब्बत कर भी कैसे सकते हो? उसके अल्फाज अनावे अकबर की रूह को छलनी कर गए थे। उसकी अजियत का अंदाज़ा इस वक्त उसके जर्द पड़ते चेहरे और आंखों में हलकोरे लेते दर्द से बआसानी लगाया जा सकता था। शाबिर खामोशी से खड़ा उसे अपने साथ सामने टूटते देख रहा था। कमर पर दोनों हाथ बांधे उसने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच रखी थीं। क्या ये शादी के फंक्शन होते ही तुम्हारा ये नाटक ख़त्म हो जाएगा? मुझे आज़ादी मिल जाएगी क्या?
اناویہ کو اس کی یہ خاموشی مزید تیج دلا رہی تھی۔ اناویہ، اس کے ہونٹوں سے نکلتی سسکی دیکھ شاویر نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اسے لگا تھا اناویہ یہ ساری باتیں سن کر واویلا کرے گی، اسے برا بھلا کہے گی، مگر اناویہ کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ مینٹلی طور پر اس پر پہلے ہی سب کے لیے تیار تھی۔ نہیں، وہیں رک جاؤ۔ تم مجھے اپنے مقصد ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو، مجھ سے اپنی ہوس پوری نہیں کر سکتے۔ اناویہ نے اسے اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ وٹ ربش! اسے پیار سے ڈیل کرنے کا ارادہ کرتا شاویر سلطان کو اس کے الفاظ انتہائی ناگواریت بھرے لگے تھے، جو اس کی کنپٹی کو سلگھا گئے تھے۔ شاویر نے اناویہ کی وہی اٹھی انگلی کو اپنے گرفت میں لیتے اس کے نازک وجود کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اس کے یوں ایک دم قریب آنے پر اناویہ کا پن اپ ہوا دوپٹہ کھل کر پیچھے جا گرا تھا، جس سے اس کی حسین سرابی کی رہنائیاں مزید اجاگر ہوتیں۔ شاویر سلطان کے دل پر بجلیاں سی گرا گئی تھیں۔ خرم سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہوا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر جمع اس کا ہاتھ ہٹانے میں لکان ہوتی مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ یہ کام چھوڑ دو جس میں تمہیں غیر مردوں کے قریب جانا پڑے، ورنہ میں ایسے ہی تمہارا کام بگاڑتا رہوں گا جیسے آج بگاڑا ہے۔ اس نے خرم کے بالوں سے پھول نکالتے اس کا جوڑا کھول دیا تھا۔ اس کے بالوں سے ایک ایک کر کے پنس نکالتے وہ اس کے سر کو سہلا رہا تھا۔ دوسروں کا میرے قریب آنا نہیں پسند، تم بھی تو میرے لیے غیر مرد ہو، پھر کیوں آتے ہو میرے اتنے قریب؟ خرم اب مزاحمت کرتے کرتے تھک رہی تھی۔ وہ شخص جب تک خود نہ چاہتا تو اسے آزاد نہ کرتا۔ وہ مزاحمت کرتے اپنی انرجی ہی ضائع کر رہی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں دوسری جانب سے کہکا لگایا گیا تھا۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوں، میں تمہارے لیے کس قدر اپنا ہوں، اس بات کی گواہی میرے قریب آنے پر تمہاری ایک ایک دھڑکن دیتی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کی گداز ملائم سی نازک گردن پر جھکا تھا اور وہاں اپنے ہونٹوں سے شدت بھرے لمس کے نشانات چھوڑتا اپنی دیوانگی کی داستان رقم کرتا چلا گیا تھا، جبکہ خرم کو لگا تھا آج وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی اور کسی بھی لمحے اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اس شخص کا ایک انداز اس کے جنون اور تڑپ کی گواہی دیتا تھا، جیسے نہ جانے کب سے وہ اس لڑکی کے قریب آنے کو تڑپ رہا ہو۔ نہیں ہو تم میری کچھ بھی، تمہاری قربت مجھے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ جب تم مجھے چھوتے ہو تو نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے تم سے۔ یہ آخری بار تھا، اب اس کے بعد تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، یا تو تمہیں مروا دوں گی یا پھر خود کو ختم کر دوں گی۔ خرم اس کے حصار میں مچلتی چلائی تھی، اگر اتنا ہی شوق ہے مرنے کا تو مجھے بتا دو، میں یہ سانسیں اپنے طریقے سے چھین لیتا ہوں، جس کے بعد تمہارے ان پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ اس کو گھما کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ خرم کو کے ہونٹ انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے بولا تھا، جس کی وجہ سے پہلے سے پھیلی خرم کی لپسٹک مزید پھیل گئی تھی۔ وہ اس کے حلیے کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھ سے معافی پالوگے؟ خرم کی بھیگی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ شخص اندھیرے میں بھی ایسے بیہیو کرتا تھا جیسے سب دیکھ رہا ہو۔ معافی چاہتا بھی کون ہے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا جو معافی کا طلبگار بنوں۔ میں تو اپنا جائز حق وصول کر رہا ہوں۔ ویسے بھی ان لبوں پر بہت قرض باقی ہے میرا، جو اب ایسے ہی سود سمیت واپس کرتا رہوں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اس کے سختی سے بھینچے ہونٹوں کی جانب جھکا تھا اور خرم شیخ کی ہوش ٹھکانے لگاتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ خرم کو محسوس ہوا تھا وہ واقعی اب کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی، اس کی گردن کو ناخنوں سے زخمی کر چکی تھی، مگر اس شخص کی گرفت ڈھیلی پھر بھی نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا، جب کافی دیر بعد جا کر اس نے خرم کی سانسوں کو آزادی بخشی تھی۔ خرم کو اپنے حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس گرد اس شخص کی باہوں کا حصار موجود تھا، مگر پھر بھی گرنے کے خوف سے اس نے اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچے خود کو گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ تم بہت بزدل اور کمزور انسان ہو، جو یوں تاریکی میں آ کر مجھے سزا دیتے ہو۔ اگر اتنی ہمت ہے تو دن کے اجالے میں میرے سامنے آؤ، پھر بتاؤں گی تمہیں کہ خرم شیخ کون ہے۔ خرم
जख्मी शेरनी बनी दोनों हाथों से उसका गिरीबान दबोच कर उसकी सांसें छीनने की कोशिश में हलकान होती चिल्लाई थी, ये मेरी सज़ा नहीं, मेरी मोहब्बत है। अगर एक दिन भी सज़ा देता तो कब का ऊपर पहुंच चुकी होती तुम। और रही बुज़दिली की बात, अब तो फिर भी इस अंधेरे में छुप जाती हो। अगर मैं दिन के उजाले में तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। मगर तुमने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है तो जल्द ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने ज़रूर आऊँगा तुम्हारे सामने। फिर शिकवा मत करना मुझसे कि क्यों आया सामने मैं। और हाँ, ये रही वो रकम जो मुझे कत्ल करवाने के लिए उन लोगों को दी थी। बिला वजह 2 लोगों को ज़ाया करवा दिया तुमने मेरे हाथों। लेकिन वो क्या है ना, मेरे अलावा जो भी हुर्रम शेख को इस निगाह से देखने की कोशिश करेगा, वो ऐसे ही अपना इंजाम पा जाएगा। सर्द और स्पॉट लहजे और तंज में डूबा मुंजमद कर देता लहजा हुर्रम शेख को शौक में मुब्तला कर गया था। इस शख्स की पहुंच इस कदर ऊपर तक थी, वो सोच भी नहीं सकती थी। हुर्रम की गर्दन पर अपना आखिरी लम्स छोड़ता वो अंधेरे में ही वापस गुम हो गया था। खुर्रम ने जल्दी से लाइट ऑन की थी, मगर इस वक्त वो उस कमरे में तन्हा मौजूद थी। खिड़कियां और दरवाजे उसी तरह बंद पड़े थे। खुर्रम गुस्से से पागल होती कमरे की हर शय बिखेर कर रख गई थी। महमल सीधा घर आई थी। उसका इरादा अपने बाबा से दो टोक बात करने का था। वो किसी भी कीमत पर फरमान कबीर खान की किसी भी धमकी में नहीं आने वाली थी। बाबा, आपने उस फरमान को इस रिश्ते के लिए फौरी तौर पर इनकार क्यों नहीं किया? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई रिश्ता भिजवाने की? आप प्लीज़ उसे इनकार करें। महमल सीधी हावर साहब के पास आई थी। हावर साहब की ग्लासेस से झांकती आंखों ने एक नज़र अपनी लाडली बेटी पर डाली थी, जिसका बस नहीं चल रहा था कि उन लोगों की जानिब से आया सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दें। फौरी तौर पर इनकार क्यों करता मैं, जब मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है? हावर साहब अखबार को फोल्ड करके साइड पर रखते ग्लासेस उतारते आपके पूरी तरह से महमल की जानिब मुतवज्जो हुए थे। नाहिद बेगम, जोया और मिन्हा भी वहाँ आ चुकी थीं। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? महमल ने फटी फटी आंखों से अपने बाबा को देखा था, वही जो एक समझदार बाप को कहना चाहिए। मुझे फरमान कबीर खान के रिश्ते में किसी किस्म की कोई कमी नहीं लगी। मैं तो अभी कुछ देर पहले ही उसे इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे चुका हूँ। आपने खुद ही तो अपनी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फ़ैसला करने का इख्तियार मुझे सौंपा था। तो मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी भलाई देखते हुए फ़ैसला कर दिया है। क्यों, आपको मेरे इस फ़ैसले से कोई एतराज़ है क्या? न- निहायत ही सुकून से मैमल के सर पर बम फोड़ते उन्होंने आखिर में सवालिया निगाहों से मैमल की जानिब देखा था, जो माफ होते दिमाग के साथ अपने बाबा की जानिब देख रही थी, जिन्होंने आज तक छोटी से छोटी बात में उसकी रजामंदी को तरजीह दी थी, मगर आज उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला ऐसे ही कर दिया था। मैमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मगर बाबा, मैं तबरेज़ को मैमल ने बोलना चाहा था, मगर मुझे और बाकी सबको भी तबरेज़ से ज़्यादा तुम्हारे लिए फरमान बेहतर लगा है। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरे फ़ैसले को कबूल करके अपने बाप का मान रखते दूसरों के आगे शर्मिंदा नहीं होने देगी। हावर साहब अपनी जगह से उठते मैमल के सर पर शफकत भरा हाथ रखते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। मामा, ये सब क्या है? यूँ अचानक बाबा ने ये फ़ैसला क्यों किया? आप लोग एक बार मुझसे पूछ तो लेते। फरमान कबीर खान अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान है, जिसे अपनी सियासत से आगे कुछ नहीं है। प्लीज़ आप बाबा को समझाएं ना। महमल अब की बार अपनी माँ के दोनों हाथ थामती उनके कदमों में आन बैठी थी। जोया और मिना खामोशी से ये सब देख सुन रही थीं। अपने बाबा के इस फैसले से वो दोनों बहुत खुश थीं, मगर इस वक्त महमल के सामने इस खुशी का इजहार करके वो लोग उसे जूते नहीं खाना चाहती थीं। महमल, मैं सच कहूँ तो मुझे आपके पापा का फ़ैसला आपके हक़ में बिल्कुल ठीक लगा है। तबरेज़ का फरमान कबीर खान से मुकाबला करना हर लिहाज से बेवकूफ़ी है। नाहिद बेगम उसे मोहब्बत से समझाते बोली थी। जारी है। जी प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की किस्त? अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें, ताकि जल्द अज जल्द आपको हमारी सारी वीडियोस मिल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल हाजिर होंगे अगली दो एक साथ के साथ। खुदा हाफिज़।